दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अली जिन्ना। मेरे ही कारण भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था। मैंने 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिलाए ताकि भाईचारा बना रहे। मैंने पाकिस्तान को एक भी रुपया दिए जाने का विरोध किया, लेकिन गांधी के पाकिस्तान प्रेम के कारण मुझे झुकना पड़ा। यह कहानी 1947 की उस तपती दोपहर से शुरू नहीं होती जब सीमा रेखा खींची गई थी, बल्कि इसकी जड़ें सदियों पीछे और हजारों मील दूर लंदन की उन गलियों में छिपी हैं, जहां एक नौजवान भारतीय अपनी पहचान तलाश रहा था। 25 दिसंबर 1876 को कराची के खारादर इलाके में एक बच्चे ने जन्म लिया। पिता जिन्ना भाई पूंजा एक संपन्न व्यापारी थे। उनका परिवार खोजा जाति से था, जिन्होंने सदियों पहले हिंदू धर्म से इस्लाम अपनाया था। उस बच्चे का नाम रखा गया मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना बचपन से ही मेधावी थे और 1892 में वे वकालत की पढ़ाई करने लंदन चले गए। लंदन की आबोहवा ने जिन्ना को पूरी तरह बदल दिया। वे एक ऐसे अंग्रेज भद्र पुरुष बनकर लौटे जो नमाज से ज़्यादा कानून की किताबों और सूट बूट की शान में यकीन रखते थे। लेकिन जब 1896 में वे भारत लौटे तो उनके पिता का कारोबार डूब चुका था। जिन्ना के पास ना दौलत थी ना पहचान, बस था तो एक अडिग आत्मविश्वास। उन्होंने बम्बई को अपना कार्यक्षेत्र चुना और जल्द ही शहर के सबसे महंगे और मशहूर वकील बन गए। उस समय के जिन्ना और 1947 के जिन्ना में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। शुरुआती दौर में जिन्ना कट्टर धर्मनिरपेक्ष थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना आदर्श मानते थे। उनकी देशभक्ति पर किसी को शक नहीं था। सरोजिनी नायडू ने तो उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत तक कह दिया था। 19वीं सदी के अंत तक अंग्रेज समझ चुके थे कि अगर भारत पर राज करना है तो यहाँ की सबसे बड़ी ताकत हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ना होगा। उस समय का बंगाल प्रेसिडेंसी क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। बिहारी, बंगाली, हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रहे थे। तभी प्रवेश होता है लॉर्ड कर्जन का। 1905 में कर्जन ने एक चाल चली जिसे इतिहास बंगाल विभाजन के नाम से जानता है। अंग्रेज़ों ने तर्क दिया कि बंगाल बहुत बड़ा है और प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे 2 भागों में बांटना ज़रूरी है, लेकिन असलियत कुछ और थी। उन्होंने बंगाल को इस तरह बांटा कि एक हिस्सा मुस्लिम बहुल और दूसरा हिंदू बहुल। अंग्रेज़ों ने मुस्लिमों को यह सपना दिखाना शुरू किया कि इस नए प्रांत में उनकी अपनी सत्ता होगी। ये भारत की अखंडता पर पहला कुल्हाड़ी का प्रहार था। बंगाल विभाजन ने नफरत की वह चिंगारी लगा दी थी जिसे हवा देने के लिए अंग्रेज़ों ने 1906 में ढाका के नवाबों और मुस्लिम कुलीनों को उकसाया। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक सभा हुई जहां अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना बताया गया, लेकिन पर्दे के पीछे ब्रिटिश हुकूमत इस नई पार्टी को कांग्रेस के खिलाफ एक सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। दिलचस्प बात यह है कि उस समय जिन्ना मुस्लिम लीग के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लीग की सांप्रदायिक राजनीति की आलोचना की और कांग्रेस के मंच से एक राष्ट्र की बात की। इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, ये इंसानी अहंकार की भी कहानी है। जिन्ना वकालत की दुनिया में नेहरू और पटेल से वरिष्ठ थे। वे एक सफल और स्वाभिमानी वकील थे। दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू एक प्रभावशाली और अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। इन नेताओं के बीच विचारों का ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व का भी टकराव था। जिन्ना को लगता था कि कांग्रेस में उनकी उपेक्षा हो रही है, जबकि नेहरू और पटेल की लोकप्रियता गांधी जी के सानिध्य में तेजी से बढ़ रही थी। 1909 के सुधारों के जरिए अंग्रेज़ों ने मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया, यानी मुस्लिम सीटों पर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होंगे और सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे। यह वह दौर था जब भारत की राजनीतिक ज़मीन पर हम और वे की दीवार खड़ी की जा रही थी। जिन्ना अभी भी एकता के सूत्र में बंधे थे, लेकिन मंच तैयार हो चुका था एक ऐसे नाटक के लिए जिसका अंत करोड़ों लोगों के खून और आंसुओं से होने वाला था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत की राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हुआ जिसने न केवल आंदोलन का तरीका बदला बल्कि
जिन्ना जैसे वैचारिक नेताओं की जमीन ही हिला दी। 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। जिन्ना और गांधी दोनों ही वकील थे, दोनों ही गुजराती पृष्ठभूमि से थे, लेकिन उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। जिन्ना बैठक कक्ष की राजनीति, कानूनी दलीलों और संवैधानिक चर्चाओं के कायल थे। वहीं गांधी जी ने राजनीति को बैठक कक्ष से निकालकर धूल भरी सड़कों पर ला खड़ा किया। 1916 में जिन्ना ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से लखनऊ समझौता करवाया। यह वह समय था जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही मेज पर बैठे थे। जिन्ना को लगने लगा था कि वे हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े पुल बन चुके हैं, लेकिन 1920 का द्वार आते आते स्थितियां बदल गईं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाकर एक जन सैलाब खड़ा कर दिया। जिन्ना इस धार्मिक भीड़ वाली राजनीति से बेहद डरे हुए थे। उन्हें लगता था कि सड़कों पर उतरी भीड़ लोकतंत्र के लिए नहीं, बल्कि अराजकता के लिए है। इसी वैचारिक मतभेद के कारण 1920 में जिन्ना ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। यह भारतीय इतिहास का वह मोड़ था जहां से रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। कांग्रेस छोड़ने के बाद जिन्ना राजनीति में हाशिए पर चले गए। उन्हें लगा कि गांधी की आंधी में उनकी दलीलें खो गई हैं। हताश होकर वे लंदन चले गए और वहीं अपनी वकालत करने लगे। लेकिन भारत में मुस्लिम लीग का भविष्य धुंधला रहा था। 1930 के दशक में अल्लामा इकबाल और लियाकत अली खान जैसे नेताओं ने जिन्ना को वापस आने के लिए मनाया। जिन्ना को समझ आ गया था कि भारत की भावी राजनीति में अगर अपना वजूद बचाना है तो उन्हें मुस्लिमों का एकमात्र प्रवक्ता बनना ही होगा। वे भारत लौटे, लेकिन इस बार उनके हाथ में सुलह की चिट्ठी नहीं, बल्कि पृथक पहचान का झंडा था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बाद 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। यह चुनाव भारत के इतिहास में निर्णायक मोड़ साबित हुए। कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की, जबकि मुस्लिम लीग को मुस्लिम सीटों पर भी करारी हार का सामना करना पड़ा। जिन्ना को उम्मीद थी कि संयुक्त प्रांत में कांग्रेस उनके साथ मिलकर सरकार बनाएगी, लेकिन जीत के नशे में चूर कांग्रेस ने लीग के साथ सत्ता साझा करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस का तर्क था कि वे खुद ही मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्हें लीग की ज़रूरत नहीं है। इस एक इनकार ने जिन्ना के मन में यह डर बैठा दिया कि आज़ाद भारत का मतलब हिंदू राज्य होगा, जहां मुस्लिमों की कोई सुनवाई नहीं होगी। 1937 की हार और कांग्रेस के व्यवहार ने जिन्ना को पूरी तरह बदल दिया। जो जिन्ना कभी शेरवानी पहनने से कतराते थे, अब वे कायदे आज़म के रूप में उभरने लगे। उन्होंने एक खतरनाक विचारधारा तैयार करना शुरू किया। हिंदू और मुस्लिम केवल दो धर्म नहीं, बल्कि दो अलग अलग सभ्यताएं हैं जो कभी एक साथ नहीं रह सकती। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। जिन्ना ने अब स्पष्ट रूप से एक अलग देश की मांग रख दी थी। इसी दौरान सावरकर की हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और अन्य संगठनों का उदय भी हो रहा था, जिसने जिन्ना के दावों को और खाद पानी दिया। अब लड़ाई केवल अंग्रेज़ों से आज़ादी की नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि उस आज़ादी का मालिकाना हक किसके पास होगा। सत्ता की यह भूख और सुरक्षा का यह डर अब एक ऐसी आग में तब्दील होने वाला था जिसकी लपटों में पूरा उपमहाद्वीप झुलसने वाला था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की कमर टूट चुकी थी। लंदन में सत्ता बदली और लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। वे जल्द से जल्द भारत को आज़ाद कर यहाँ के सिर दर्द से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन भारत के भीतर नेहरू और जिन्ना के बीच की खाई अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे पाटना नामुमकिन लग रहा था। ब्रिटिश सरकार ने 1946 में 3 मंत्रियों को भारत भेजा, जिसे मंत्रिमंडल मिशन कहा गया। इनका उद्देश्य था बिना विभाजन के आज़ादी का रास्ता निकालना। मिशन ने एक अनूठा समूह प्रणाली सुझाया। भारत को 3 हिस्सों में बांटा जाना था। 2 समूहों में मुस्लिम बहुल इलाके थे, जबकि एक में हिंदू बहुल। जिन्ना ने इस योजना को मान लिया क्योंकि उन्हें इसमें एक छोटा पाकिस्तान दिखाई दे रहा था। नेहरू भी शुरू में राजी हुए, लेकिन एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कह दिया कि भविष्य में इन समूहों की बनावट बदली जा सकती है। जिन्ना को लगा
कि नेहरू उन्हें धोखा दे रहे हैं और आज़ाद भारत में कांग्रेस अपनी बहुमत के जोर पर समूह प्रणाली खत्म कर देगी। जिन्ना ने तुरंत अपना समर्थन वापस ले लिया। अब जिन्ना के पास केवल एक ही रास्ता बचा था, शक्ति का प्रदर्शन। 16 अगस्त 1946 यह भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन था। जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। उनका संदेश साफ था, अगर संवैधानिक तरीके से पाकिस्तान नहीं मिला तो हम इसे लड़कर लेंगे। बंगाल में उस समय मुस्लिम लीग की सरकार थी और हुसैन शहीद सोहरावर्दी मुख्यमंत्री थे। उस दिन पुलिस को छुट्टी पर भेज दिया गया और दंगाइयों को खुली छूट दी गई। कोलकाता की सड़कों पर वह हुआ जिसे सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। अगले 72 घंटों में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये हिंसा नोआखाली और फिर पूरे बिहार और पंजाब में फैल गई। लाशों से लदी ट्रेनें और जलते हुए गांव इस बात की गवाही दे रहे थे कि अब साथ रहना संभव नहीं है। दंगों के बीच अंग्रेजों ने एक अंतरिम सरकार बनाई जिसमें नेहरू प्रधानमंत्री और लियाकत अली खान वित्त मंत्री बने। एक ऐसी जल्दबाजी जिसने करोड़ों लोगों को शरणार्थी बना दिया। आज जब हम आज़ादी की खुशियां मनाते हैं तो हमें उन गुमनाम चीखों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने उस आज़ादी की बहुत भारी कीमत चुकाई थी। विभाजन का इतिहास हमें सिखाता है कि जब राजनीति धर्म और अहंकार के चश्मे से देखी जाती है तो नक्शे तो बन जाते हैं लेकिन इंसानियत हार जाती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।